अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास में जो बच्चे एब्सेंट थे उसमें जो खुद से बता दें अच्छी बात, वरना मैं नाम लेता हूँ। अनुषा एब्सेंट थी, माजेब शायद एब्सेंट थी, और बाकी अटेंडेंस ही नहीं। बाकी लोग हैं ही नहीं क्लास में आज। रिजा और अलीहा भी नहीं है, मंसूर भाई भी नहीं थे। मंसूर भाई का तो खैर मसला है, उन्होंने मुझे बताया था। और अच्छा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आवाज़ स्लो आ रही होगी। शुक्रिया आपके बताने का नाइश, क्योंकि आवाज़ स्लो हुई हुई थी। अब आवाज़ सही हो गई है। चलिए प्यारे बच्चों, क्लास का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जो बच्चे नहीं थे क्लास में वो बहुत ध्यान से मेरे लेक्चर को सुने। मैं यहाँ चंद एंट्रीज बना चुका हूँ। हम पीरियोडिक और परपेचुअल दो सिस्टम पढ़ चुके हैं। उन सिस्टम्स में हम फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज मेथड्स से एंडिंग इन्वेंट्री को कंप्यूट करना सीख चुके हैं। अब हम इन दोनों मेथड्स में रिकॉर्डिंग किस तरह करते हैं, जर्नल में ट्रांजैक्शंस को लिखते कैसे हैं, इसके बारे में लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे। और मेरे प्यारे बच्चों, हमने यहाँ आपकी स्क्रीन पर, जैसा कि आपके सामने नजर आ रहा है, दो साइट्स बनाई थी और आपसे कहा था आप भी अपने रजिस्टर पर एक ही पेज पर या आमने सामने, जैसे आपको बेहतर लगे। एक ही पेज पर कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, पढ़ने में आसानी रहेगी। दो पेजेस आमने सामने होते हैं तो वो भी बहुत बड़ा बन जाता है। तो बेहतर यह है कि एक ही पेज पर ये सारे कॉलम ना बनाएं, बस लिखें पीरियोडिक सिस्टम और लिखें परपेचुअल सिस्टम। और फिर ज़रा फ़र्क देखिए कि पीरियोडिक सिस्टम में मर्चेंडाइज को ख़रीदने की एंट्री क्या बनती है, परपेचुअल सिस्टम में मर्चेंडाइज को ख़रीदने की एंट्री क्या बनती है। तो बस हम वक्त ज़ाया नहीं करेंगे और फातिमा बताएगी हमें कि मर्चेंडाइज ख़रीदने को पीरियोडिक सिस्टम में किस नाम से पुकारते हैं। सर परचेजेस, क्योंकि उसमें हमने दोबारा खर्चा बोलिए मान दिया होता फातिमा। है। परचेजेस मानते हैं क्योंकि हम पेरियोडिक से जब काम कर रहे होते हैं तो उसे अपना खर्चा मानते हैं। वेरी गुड, एक्सीलेंट। असल में जो मुझे सुनना था वो यही जवाब था तुम्हारा कि मर्चेंडाइज को खरीदने को परचेजेस मानते हैं, और परचेजेस तो हर बच्चा बता सकता है। जो जबरदस्त जवाब तुमने दिया वो ये बोला कि परचेजेस को हम समझते हैं अपने बिजनेस का एक्सपेंस। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि हम परचेजेस को अपना एक्सपेंस मानते हैं, यानी हम मर्चेंडाइज को खरीदते हुए ही अपना खर्चा कह देते हैं। लेकिन जब हम परपेचुअल सिस्टम की बात करते हैं तो ये एक ऐसा निज़ाम है जो मर्चेंडाइज के खरीदने को फौरन खर्चा नहीं कहता, बल्कि मर्चेंडाइज को मानता है। जी हुज़ैफा, क्या मानता है मर्चेंडाइज को? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहिए। क्या मानता है बेटा ये? एसेट एसेट। एसेट मांग वेरी गुड, खुश रहिए, शाबाश। तो मर्चेंडाइज खरीदते हुए हम एक्सपेंस नहीं बढ़ाते, बल्कि हम मर्चेंडाइज यानी अपने एसेट को बढ़ा लेते हैं, और एसेट बढ़े तो वो भी हमेशा डेबिट लिखा जाता है। तो आप देख सकते हैं मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट कर लिया, अकाउंट पेबल क्रेडिट। अब जाहिर सी बात है, एक ही वक्त में फर्म या तो पीरियोडिक सिस्टम पे काम कर रही होगी या परपेचुअल पर। तो पीरियोडिक सिस्टम में मर्चेंडाइज को खरीदने की एंट्री परचेजेस डेबिट होगी, अकाउंट पेबल क्रेडिट। और अगर फर्म परपेचुअल सिस्टम फॉलो कर रही है तो फर्म एंट्री बनाएगी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। किसी को अगर ये एंट्री समझ में ना आए, एब्सेंट लोगों को मेरी बात कंफ्यूज हो अगर, तो वो पूछ सकते हैं। मैं रिवाइज करवाने में ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो ऑलरेडी लेक्चर अब मौजूद होता है इंटरनेट पर, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं ना।
और इस बार मैंने पब्लिक कर दिया था क्योंकि वो पोस्ट होने में, ईमेल होने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने पब्लिक कर दिया था। हर बच्चा जाके मेरे चैनल पर इजीली देख सकता है वो इस क्लास के लेक्चर को। मर्चेंडाइज रिटर्न टू सप्लायर में एंट्री सिंपल है, अकाउंट पे भी लायबिलिटी कम हो गई, और कहा मर्चेंडाइज खरीदने को कहा था परचेजेस, और वापस करने को कहा परचेज, रिटर्न एंड अलाउंस, यानी ये हमारे एक्सपेंस का अपोजिट है। इसको कहते हैं क्या? कॉन्ट्रा एक्सपेंस। वेरी गुड, इसको कहते हैं कॉन्ट्रा एक्सपेंस, यानी एक्सपेंस का अपोजिट है। जबकि यहाँ पर हमने कहा भाई हमने तो मर्चेंडाइज के खरीदने को खर्चा ही नहीं कहा था, तो फिर उसको कॉन्ट्रा एक्सपेंस क्यों कहें? तो देखो यहाँ परचेज, रिटर्न एंड अलाउंस लिखा, लेकिन यहाँ पर क्या कहा, जब खरीद के लाए थे तो मर्चेंडाइज में हुआ था इजाफा, डेबिट किया था, जब वापस कर दी तो मर्चेंडाइज हमारे पास से चली गई, एसेट हमारा कम हो गया। एसेट कम हो तो हमेशा क्रेडिट होता है प्यारे बच्चों, तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्रेडिट में लिखी हुई है। कोई एतराज किसी बच्चे को? आगे बढ़ता हूँ, दोनों एंट्री बता दी। इसके बाद कहा सेल ऑफ मर्चेंडाइज। सर ये तो बचपन से एंट्री पढ़ते आ रहे हैं, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी, सेकंड ईयर में भी पढ़ी, और बड़ी अच्छे से आती है बनानी, तो मैं कब कह रहा हूँ नहीं आती। एंट्री बनती थी कैश डेबिट या सेल्स क्रेडिट, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट या सेल्स क्रेडिट, यानी अगर उधार पे बेचा तो वादा आया, और कैश पर बेचा तो कैश आया, कैश डेबिट, और अकाउंट सेल्स क्रेडिट, और अगर उधार पे बेचा तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। अच्छा, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है, सेल हमेशा कौन सी वैल्यू से रिकॉर्ड होती थी? कि अगर मैं किसी सामान को 80 रुपए का खरीद के लाया हूँ और उसे 100 रुपए में बेच रहा हूँ, तो याद रखना मैं कहता था हमेशा मेरे पास कैश तो 100 रुपए आएगा ना, मेरी चीज जो मेरे पास से जाएगी वो कितने रुपए वाली होगी? 80 रुपए वाली। लेकिन मैं उस चीज को बेच कितने रुपए में रहा हूँ? मैं तो उसे 100 रुपए में बेच रहा हूँ, तो मेरे पास कैश आया तो वो भी 100 रुपए है, और अगर मेरे पास कस्टमर का प्रॉमिस आया तो वो भी 100 रुपए का है। तो मैंने कहा वादा आया, अकाउंट रिसीवेबल की नेचर बताइए, लिख कर बताइए, शाबाश। कितनी देर? एक बच्ची का जवाब आया अभी तक, 2। नेचर पूछ रहा हूँ, उनके अब्बू का नाम पूछ रहा हूँ। नाइस। अकाउंट रिसीवेबल का मतलब वादा करना तो होता है, लेकिन कौन सा वादा? इसकी नेचर क्या है? नेचर है एसेट। जिन्होंने जवाब दिया उनका नहायत शुक्रगुजार हूँ मैं। तो अकाउंट रिसीवेबल की नेचर है एसेट, एसेट में हुआ इजाफा, और एसेट बढ़े तो हमेशा डेबिट होता है। आप देख सकते हैं मैंने डेबिट में लिखा हुआ है अकाउंट रिसीवेबल को। इसके बाद मैंने कहा सामान बेचने से आमदनी में भी होता है, इनकम में भी होता है इजाफा, तो मेरे बच्चों मैंने सेल्स क्रेडिट में लिखा हुआ है। अब मजे की बात यह है कि चाहे पीरियोडिक सिस्टम हो चाहे परपेचुअल, ये जो सेलिंग प्राइस वाली एंट्री होती है ना, ये दोनों सिस्टम में सेम होती है। तो सर फिर फर्क क्या हुआ? फर्क ये हुआ कि पीरियोडिक सिस्टम इन्वेंट्री के आने और जाने को फौरन अपडेट नहीं करता। खरीदते हुए कहता है खर्चा हो गया, बेचते हुए कहता है आमदनी हो गई। खरीदते हुए ये नहीं कहता कि मर्चेंडाइज आई, तो बेचते हुए ये भी नहीं कह रहा कि मर्चेंडाइज चली गई। जबकि परपेचुअल सिस्टम हर बार मर्चेंडाइज के आने को और मर्चेंडाइज के जाने को अपडेट करता है। तो जब हम इस सिस्टम में बेचने की एंट्री बनाएंगे तो हम कहेंगे जिस सामान को हमने 100 रुपए में बेचा, क्या वो 100 रुपए का था? नहीं, वो कितने का था? 80 रुपए का। इसका मतलब है 80 रुपए मालियत का सामान हमारे पास से चला गया। तो अगर 80 रुपए मालियत का सामान हमारे पास से गया, तो उस सामान को अब जब खरीदा था, क्या खर्चा कहा था? जब खरीदा था उस सामान को तो क्या उसे खर्चा कहा था? यस। इस सिस्टम में तो खरीदते हुए खर्चा कह देते हो ना, लेकिन इस सिस्टम में मर्चेंडाइज को अपना खर्च तो फिर क्या कहा था मंसूर? अगर खर्च एसेट कहा था, बिल्कुल सही। तो अब जब वो सामान तुमने बेच दिया, उसको बेचकर तुम्हारी आमदनी हो रही है, तो अब तो उसे अपना खर्चा कहो ना, ताकि तुम अपना सही प्रॉफिट निकाल सको। क्योंकि अगर तुमने खर्चा रिकॉर्ड नहीं किया तो तुम्हें ऐसा लगेगा तुम्हारी आमदनी 100 रुपए है, तुम्हारी प्रॉफिट भी 100 रुपए है, जबकि 100 रुपए प्रॉफिट नहीं है। तुमने इस 100 रुपए में जिस सामान को बेचा है उसकी कुछ ना कुछ कीमत थी। तो कितने रुपए कीमत थी? मैंने अपने पास से बताई थी 80 रुपए, ये अपने पास से वैल्यू बताई थी। वो 80 रुपए है बेचे हुए सामान की
कौन सी कीमत? बेचे हुए सामान की असल कीमत, उसे कहते हैं अंग्रेजी में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सही है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की नेचर क्या होती है, याद दिलाइए लिखकर, शाबाश। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की नेचर लिख के याद दिलाइए। इतनी देर किसी को याद नहीं है अभी भी? अभी अभी ऊपर समझा के आया कि यहाँ तो मर्चेंडाइज के खरीदने को ही फौरन कह दिया था खर्चा। तो जब बेचा तो खर्चा रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, बस आमदनी रिकॉर्ड कर ली। लेकिन यहाँ पर मर्चेंडाइज के खरीदने को माना था एसेट। तो अब जब बेचा तो बेचते हुए इनकम तो रिकॉर्ड की, क्या रिकॉर्ड नहीं हुआ वा? क्या रिकॉर्ड नहीं हुआ वा इस सिस्टम में? एक्सपेंस, आवाज नहीं आई फातिमा? एक्सपेंस, एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं हुआ हुआ, तो इसका मतलब है अब मुझे अपना एक्सपेंस रिकॉर्ड करना चाहिए। तो मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की नेचर क्या हुई मेरा बेटा? एक्सपेंस हुई। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारा एक्सपेंस है। जिस बच्चे को कंफ्यूजन है, साइंस के बच्चों के लिए खसूसी तौर पर बोल रहा हूँ, बेसिक अकाउंटिंग का फॉर्मेट उठाइए, उसमें एक्सपेंस, सर पढ़ रहा हूँ। हाँ उसमें जाके देखिए, आपको बेसिक में नाम लिखा नजर आएगा, एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट प्राइस 80 रुपीज क्या है हमारी कॉस्ट, और ये है बेचे हुए सामान की कीमत, ये है हमारा खर्चा। तो हमने अब खर्चा भी रिकॉर्ड कर लिया। तो अब खर्चा रिकॉर्ड किया तो कहा जो मर्चेंडाइज हमने बेची है 100 रुपए में, वो थी कितने की? 80 की। तो क्योंकि परपेचुअल सिस्टम की खासियत क्या है, सामान आने को भी लिखेगा फौरन और जाने को भी फौरन। तो कितने रुपए मालियत का सामान चला गया? 80 रुपए का। कहा मर्चेंडाइज इन्वेंट्री कम हो गई, एसेट में कमी वाकई हुई, क्योंकि एसेट हमारे पास से चला गया। इसका मतलब है चाहे तो मर्चेंडाइज को वापस करो, चाहे मर्चेंडाइज बेचो, क्रेडिट क्या हो रहा है देख लो। समझ रहे हो बात को? क्रेडिट क्या हो रहा है? मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। लेकिन जब तुम यही बात यहाँ करते हो, कहाँ? पीरियोडिक सिस्टम में, तो मर्चेंडाइज के बेचने के लिए उसकी कॉस्ट प्राइस से एंट्री बनती ही नहीं है। और वापस करते हुए कहते हो परचेज रिटर्न एंड अलाउंस। यानी बेसिक फर्क क्या है, यहाँ खरीदने को खर्चा माना, परचेजेस माना, वापसी पे परचेज रिटर्न एंड अलाउंस लिखा, और बेचते हुए कोई इन्वेंट्री को अपडेट नहीं किया। जबकि यहाँ खरीदते हुए उसे एसेट मानकर मर्चेंडाइज एसेट को बढ़ाया, वापस किया तो एसेट को कम किया, और बेचा तो भी एसेट को कम किया। उम्मीद करता हूँ आपको ये अभी तक रिवीजन समझ आ गया होगा। जिसे नहीं समझ आया वो खुद पूछेगा तो मैं 10 बार बताऊंगा, वरना आप मुझे आगे बढ़ना चाहिए, वरना हम बहुत लेट हो जाएंगे इसका। ठीक है, अच्छा जी। तो प्यारे बच्चों, बात को अब आगे बढ़ाते हैं और अब कुछ नया समझाने की कोशिश करते हैं आपको। अल्हम्दुलिल्लाह हमने आपको अभी तक समझाया खरीदने की एंट्री, वापस करने की एंट्री, सेल करने की एंट्री। अब आपके ख्याल में कौन सी एंट्री समझानी चाहिए? ख्याल? सेल्स रिटर्न, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ये होती है हाजिर दिमागी। तो मर्चेंडाइज रिटर्न क्या लिखूं? फ्रॉम कस्टमर। अच्छा, अब आपका साथ चाहिए होगा भरपूर। देखता हूँ मैं आप कितना दिमाग चलाते हैं। आप ऊपर देख के बता सकते हैं ना मैंने कितने रुपए में सामान बेचा था? मैंने 100 रुपए में सामान बेचा था। सही है। क्या उस 100 रुपए के सामान की मुझे कॉस्ट पता थी? याद रहे मैं इधर इस तरफ की बात कर रहा हूँ। यहाँ आपको कर्सर नजर आ रहा है ना मेरा, मैं इधर की बात कर रहा हूँ। मैंने 100 रुपए में सामान बेचा था। क्या मुझे उस 100 रुपए के सामान की कीमत पता थी? पीरियोडिक सिस्टम में हमें गर्ज ही नहीं होती कि हमें कॉस्ट पता हो या ना हो, क्योंकि हम इन्वेंट्री को फौरन अपडेट ही नहीं करते। तो अब कस्टमर जिसको हमने 100 रुपए में सामान बेचा था, वही तवज्जो चाहिए मुझे आपकी, वो 100 रुपए में से आके मुझे 20 रुपए का माल देता है और बोलता है मुझे नहीं चाहिए, वापस कर लो, ये खराब है। तो हम कहते हैं अच्छा, हमने उसे वो सामान कितने रुपए में बेचा था? 20 रुपए में। जो वो ला के हमें कह रहा है ये लो 20 रुपए का सामान वापस रख लो। भाई उसे ना उसे पता है वो कितने का है, और ना हमें पता है वो कितने का है, क्योंकि हमने तो बेचते हुए भी उस सामान की कॉस्ट लिखी नहीं थी। हमने कहा था सारा सामान जो हमने उसे दिया वो कितने रुपए में बेच दिया? 100 रुपए में। 100 रुपए से अपनी आमदनी रिकॉर्ड कर ली थी। अब जब कस्टमर हमसे कहता है कि यार ये जो तुमने, मैं तुमसे माल लेके गया था ना 100 रुपए में, उसमें से ये थोड़ा सा माल वापस ले लो, ये खराब है। तो हमने कहा अच्छा लाओ भाई 20 रुपए का माल वापस कर दो। तो 20 रुपए का माल कस्टमर ने हमें किया वापस। तो
जब 20 रुपए का माल वापस किया तो एंट्री बता सकते हो आप लोग क्या बननी चाहिए? ये नहीं खोलना, ये नहीं खोलना, वो खोलना था बस। सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस। सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस डेबिट होना चाहिए। ओके जी। अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। क्रेडिट। रिटर्न एंड और अकाउंट रिसीवेबल भी कौन सी प्राइस से क्रेडिट होना चाहिए? यानी ये, सर 20 से। हाँ बिल्कुल, यानी 20 रुपए से एंट्री बनी ये भी। अब कस्टमर हमें कितने रुपए का सामान वापस देके गया है हमें नहीं पता, बस वो बोल रहा भाई जो सामान तुमसे मैं लेकर गया था ना उसमें से ये लो 20 रुपए का वापस ले लो। अच्छा, जबकि इस निजाम में यानी सेल रिटर्न की आज तक यही एंट्री बनाते आया हूँ ना, बचपन से लेके अब तक सेल्स रिटर्न की यही एंट्री बनती थी, और मैं भी अभी बोल रहा हूँ यही एंट्री बननी चाहिए। दवा खोलते हैं यार, ये गर्मी से मेरी हालत बिगड़ जाती है। जो ओके, बस। तो मेरे बच्चों, बात इतनी सी है कि देखो आज तक बचपन से लेके आज तक यही एंट्री बनाई, तो क्या आज ये एंट्री इस सिस्टम में नहीं बनेगी? बिल्कुल बनेगी। तुम्हारी जहानत का इम्तिहान शुरू होता है अब। तुम्हारी जहानत का इम्तिहान शुरू हो रहा है, और चलो अब मैं तुम्हें बताता हूँ। कस्टमर आया, उसने हमें सामान वापस किया। वो सामान जो उसने 20 रुपए में खरीदा था, हमने उसे सामान कितने का बेचा था? इधर देखना जरा गौर से। हमने उसे सामान बेचा था 100 रुपए में, और वो था कितने का? 80 रुपए का। तो इसमें हमारा प्रॉफिट मार्जिन शामिल हुआ कितना? अगर तुम प्रॉफिट मार्जिन निकालो, कैसे निकालोगे? प्रॉफिट कितना है देख के बता सकते हो मुझे अभी? इसमें कितना 20 रुपए। 20 रुपए। सर 20 रुपीज। 20 रुपीज डिवाइड बाय, और मुझे कौन सी प्राइस पता है? ये कौन सी वाली प्राइस है 20 रुपए? रिटर्न। नहीं, मैंने लिखा हुआ भी है एंट्री में। सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर इन दोनों एंट्री में सेलिंग प्राइस कौन सी है? इन दोनों में 80 100। रुपीज। नहीं 100। जैफा जिंदा नहीं है बेटा तू। सर 100। हाँ 100। जैफा इधर लिखा हुआ भी है, ये कॉस्ट प्राइस है बेटा। मैं कौन सी प्राइस पूछ रहा हूँ? सेलिंग। ये 20 रुपए प्रॉफिट, ये 20 रुपए प्रॉफिट है, सब लोग सुन लें और से, ये प्रॉफिट है और मैं इसे डिवाइड कर रहा हूँ सेलिंग प्राइस से, ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से। तो ये मेरे पास आ गया जनाब आजी, ये मेरे पास आ गया 20% प्रॉफिट। यानी ये जो कस्टमर मुझे सामान वापस करके गया ना, जिसे वो बोल रहा है 20 रुपए में खरीदा था, उसमें प्रॉफिट मेरा कितने परसेंट शामिल है? 20%। तो कितने परसेंट कॉस्ट होगी? आप कॉस्ट बता सकते हो मुझे? कितने 50%। बाकी लोग तो कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं शायद। 80%। 80% कॉस्ट होगी, सही है। अच्छा, क्या बस तुम्हारे ख्याल में सेल रिटर्न की एक ही एंट्री बननी चाहिए इस सिस्टम में, परपेचुअल में? एक और नहीं सर, बनेगी ना दो। सर। एक और बनेगी, दो बनेगी। तो आप जरा सोच समझ के बताना, खुदा का वास्ता दिमाग को हाजिर करके ना, तुक्का तुक्का भी लगाओ तो सोच के, अकल से, ऐसा तुक्का जो लॉजिकल हो। क्या एंट्री बननी चाहिए सोचो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट कर दूं क्या? नहीं सर, कुछ और आएगा। नहीं सर। वेरी गुड। तो क्या अब क्या हमारे पास से सामान जा रहा है? नहीं, हमारे पास तो सामान, आया है। तो डेबिट में क्या लिखवाओगे तुम सब? कॉस्ट अवेलेबल फॉर सेल तो नहीं होगा? नहीं, मर्चेंडाइज इन्वेंटरी। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, ये तो डेबिट हो जाना चाहिए ना, इसमें तो कोई शक नहीं होना ये चाहिए, तो या है? ये तो ये डेबिट हुआ, सबको समझ आता है क्यों डेबिट हुआ? क्योंकि माल हमारे पास फातिमा, माल हमारे पास फातिमा, जवाब नहीं आ रहा। वापस आ गया। कितने का आया अब बताओ, सोच समझ के। शाबाश, 20। सोच नहीं, कितने? 80 वाला वापस आया, लेकिन कितने का आया मुझे समझ नहीं आ रही। देखो ना, देखो समझाया मैंने। ये कौन सी प्राइस थी?
सेलिंग प्राइस, और ये कौन सी प्राइस? कॉस्ट प्राइस, इनका डिफरेंस कितना था? 20, ये 20 का नाम क्या था? प्रॉफिट, प्रॉफिट। ये प्रॉफिट की क्या है? परसेंट, परसेंट। तो फिर अगर अगर इस 100 रुपए में 20% कौन है? इस 100 में तो 80%। 20% कौन है? कौन है 20% कौन है, मैं पूछ रहा हूँ। प्रॉफिट है। प्रॉफिट है अगर, तो इसका मतलब है सर 40 रुपए का माल वापस करो। 1 मिनट। तो 80% क्या हुआ? कॉस्ट हुई। कॉस्ट हुई। तो ये जो सामान कस्टमर वापस करके गया है, क्या कस्टमर को कॉस्ट पता होती है? नहीं, तो कस्टमर ने कौन सी प्राइस बताई होगी हमें? ये देखो लिखा। सेलिंग प्राइस बताई होगी। तो इसका मतलब है कस्टमर को सेलिंग प्राइस पता है, वो बोल रहा है ये लो अपना 20 रुपए का माल लो वापस मरो। अब हमने बोला जी। हमारे पास 20 रुपए का माल तो नहीं आया ना, सामान की कॉस्ट कितनी होगी? अभी अभी मैं बता कर आया हूँ, ये देखो समझा कर आया हूँ। आप कोशिश करो। 80% हाँ, होगी। किसका 80% लूं? जो सामान वो देकर गया, जिस सामान को वो कितने का बोल रहा है, 20 रुपए का। वो 20 रुपए का, वो 20 रुपए का है क्या? नहीं, फिर वो कितने का है? 80 रुपए का। 80 रुपए का नहीं है, 40 रुपए। 40 रुपए का भी नहीं है, 40 कैसे आ गया? वो 16 रुपए का। नहीं समझ आया? सही है सर, ठीक सर है हमने। 16 कैसे आया? सिंपल। सही है सर। जो तुमने 80 रुपए का सामान था कितने में बेचा था? 100 में। तो इसमें तुम्हारा प्रॉफिट 20% अब था, 80 वाला। और इसमें तुम्हारी 80% क्या थी? कॉस्ट। जी। तो जब कस्टमर तुम्हें पूरा माल वापस करके चला गया, क्या कस्टमर ने तुम्हें सारा सामान वापस कर दिया? देखना। नहीं, बस 20% वापस, नहीं 20 का वापस किया है। तो वो तो यही बोल के आएगा ना, ये लो 20 रुपए का सामान वापस लो। मंसूर भाई, आप समझेंगे तो पल्ले पड़ जाएगा इंशाल्लाह। ये थोड़ी सी मैथमेटिक्स है असल में ना, अकाउंटिंग होती तो पल्ले पड़ जाती। मसला ये है, क्योंकि जब मैथमेटिक्स आती है तो आप लोगों की जान निकल जाती है। जहाँ पॉइंट आ जाए वहां पे जान निकल जाती है बेचारों की, जहाँ पे ऐसी बातें आ जाए वहां घबराहट शुरू हो जाती है, पल्ले वल्ले कुछ ना पड़ता। तो सर आवाज कट रही है, आवाज कट रही है बहुत। आवाज कट रही है सर। सही है सर, शुरू करें। अब आ रही है आवाज? यस सर, बिल्कुल क्लियर। मैं ये कह रहा था कि देखो, जो सामान तुमने कस्टमर को 100 रुपए में दिया था, क्या उसको बता के देते हो कि ये 80 रुपए का है? नहीं सर। तो इसका मतलब है, ये तो तुम्हें पता होता है ना कि वो सामान की कीमत 80 रुपए है। अच्छा, अब कस्टमर उस 100 रुपए के माल में से 20 रुपए का ला के माल आपको वापस देता है और बोलता है यार मुझे नहीं चाहिए, ये खराब है। और हम बोलता है अच्छा ठीक है। चलो दूसरा ले जाओ, वो बोलता है नहीं दूसरा भी नहीं चाहिए, वापस रख लो बस ये 20 रुपए का। तो वो जिस सामान को कितने का कह रहा है, जी। वो जिस सामान को कितने रुपए का कह रहा है? 20 रुपए का। कर्सर देखो 20 ना, रुपए का। कर्सर देखो कहाँ है मेरा। वो जिस सर 20 रुपए, 20। वो जिस सामान को 20 रुपए का समझ रहा है, कह रहा है, क्या हमारे लिए भी वो 20 रुपए का है? सर नहीं, हमने तो नहीं सर। तो उसने हमने हाँ सही है, तो 20 का हमने हमारे लिए। तो हमने उसे 80 के माल को 100 में बेचा था, 20% प्रॉफिट रखा था ना। यस सर। तो 80% क्या थी? कॉस्ट। तो अब हमने बोला अच्छा, जिस सामान को वो 20 रुपए का बोल रहा है वो असल में 20 रुपए का नहीं है। बल्कि उसकी कॉस्ट निकालने का तरीका क्या है? 20 को मल्टीप्लाई कर दिया कॉस्ट की परसेंटेज से। कॉस्ट कितने परसेंट है? 80%। मतलब 16 रुपए का माल मुझे कस्टमर ने कर दिया। वापस। अच्छा सही है, अब आ गया सर। जितना भी हमारा कॉस्ट लगी हुई हो उस पे, तो उसको डिवाइड करना है जो वापस आए उससे। ये हमेशा नहीं मतलब करना,
अमाल अच्छे होंगे तो ये अमाउंट खुद ही डी होगी। वो बोलेगा कि 20 रुपए का सामान कस्टमर ने वापस किया और उसकी कीमत 16 रुपए है, तो आपने एक ये वाली एंट्री बनानी होगी, सेलिंग प्राइस वाली। अकाउंट रिसीवेबल ये मैंने समझाने के लिए लिखा है मंसूर, सेलिंग प्राइस। वादा हमें से आता और जाता है, कहीं तुम ये ना बोलो अकाउंट रिसीवेबल सेलिंग प्राइस नई चीज इजाद हो गई। नहीं सर, समझ आ गई, थैंक यू। इसी तरह यहाँ पे लिखा है 16 कैसे आया मुझे समझ नहीं आया। बस जादू से आया, सिंपल। मुझे तूने फार्मूला लिख के भेजा 80 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू 4, उसमें से 20 से माइनस कर देंगे। पता नहीं कहाँ से कौन सी साइंस लाया है भाई। अरे इधर देख ले भाई, अपनी साइंस थोड़ी देर के लिए रोक ले मेरा बेटा। ये देख ले भाई, ये 20 कैसे आया? 20 को डिवाइड किया 100 से। 100 क्या है? सेलिंग प्राइस। तो अगर 100 रुपए में अगर ये 20% प्रॉफिट है तो फिर बाकी 80% क्या होगी भाई साहब? जिस सामान में आप 20% प्रॉफिट कमा रहे हैं तो 80% क्या होगी उस सामान की? कॉस्ट प्राइस होगी सर। आज कस्टमर आपको बोल रहा है ये लो भाई 20 रुपए का सामान वापस ले लो। आप लोग इस 20 और इस 20 से परेशान तो नहीं हो रहे? ये दोनों 20 से मैं चेंज करता हूँ इस 20 को, अगर आपको घबराहट हो रही है ये ले चेंज कर देता हूँ, मुझे मसला नहीं है। ये लीजिए चेंज कर देते हैं। हम कहते हैं कस्टमर ने 10 रुपए का सामान ला के वापस कर दिया, तो हमने बोला ओके अब तुम्हें 10 रुपए देने की जरूरत नहीं है। अब बताओ ये एंट्री कितने से बनेगी? अब ये अमाउंट कितनी आएगी यहाँ पर? अब बताओ, पता चल जाएगा समझ आया था या नहीं। अब ये अमाउंट कितनी आएगी लिखवाएं, बाकी लोग चुप हो गए सारे। अब ये आएगी अब यहाँ कितनी अमाउंट आएगी लिख के बता दो, अनम्यूट करके बता दो। सर 8 रुपए। जी शुक्रिया जिन्होंने बताया, 8 रुपीज आएगी, सिंपल। अगर आपको नहीं समझ में आया तो तरीका क्या है? 10 रुपए सामान, 10 रुपए में हमने सामान बेचा था और इसकी कॉस्ट निकालने के लिए ये कॉस्ट की परसेंटेज लिखी हुई है तो 8 रुपए। अच्छा बस अब फाइनली ये समझ में आ गया कि 8 रुपए या 16 रुपए कैसे आया। तो हमारे पास जो मर्चेंडाइज वापस आई वो 10 रुपए की नहीं है, वो कितने की है? 8 रुपए की। अच्छा अब याद करो ये सामान जब हमने बेचा था तो हमने इसके बेचने को, इस 8 रुपए को हमने अपना क्या समझ लिया था? याद दिलाए कोई? जब हमने सामान को 8 रुपए के सामान को बेचा था या हमारे पास से चला गया था तो हमने इसे अपना क्या समझ लिया था? कोई याद दिलाएगा मुझे? हमारे एसेट कम हो गए थे। एसेट कम होता और दूसरा इफेक्ट क्या सोचा था? दूसरा भी तो इफेक्ट डाला था किसी चीज पर। जब ये सामान हमारे पास से गया था तो क्या? हाँ बिल्कुल हुजैफा, बिल्कुल सही बोल रहे हो। एक इफेक्ट थोड़ी होता है, हर ट्रांजेक्शन के कितने इफेक्ट होते हैं? तो जो लोग जी तो दूसरा बताए ना, दूसरा इफेक्ट किस पे डाला था? सर अकाउंट रिसीवेबल। नहीं बिल्कुल भी नहीं। ये देखो ये लिखा हुआ सेल नहीं सर नहीं, ये देखें आपके सामने ये री एंट्री। जब आपने 80 रुपए के माल को बेचा था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, आपने कहा था आपके खर्चे में हुआ इजाफा। याद आया? खर्चे में इजाफा किया था आपने। इस सिस्टम में आपने खर्चा खरीदते हुए रिकॉर्ड कर लिया था। इस सिस्टम में आप खर्चा कब रिकॉर्ड करते हैं? जब आप सामान को बेचते हैं। तो जब आपने बेचा तो आपको थोड़ी पता था कस्टमर वापस कर देगा। आपने सामान बेचते हुए उसे मान लिया था अपना खर्चा। अब उस 80 रुपए के सामान में से 8 रुपए का सामान कस्टमर ने लाके आपको कर दिया वापस, तो इसका मतलब है 8 रुपए आपका इस साल का खर्चा नहीं हुआ। तो क्या करूं खर्चे को? कम। तो अगर समझ आ गया तो शुक्रिया, नहीं आया तो कोई बात नहीं। पाकिस्तानी तरीका है मेरे पास। पाकिस्तानी तरीका ये है भैया, सिंपल सा, कि आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे अभी बता देते हैं। आप बोलेंगे कि जैसे यहाँ सेल के वक्त 2 एंट्री बनी थी, इसी तरह यहाँ सेल रिटर्न के वक्त भी 2 एंट्री बनेगी। यहाँ कहा था पहले कस्टमर का वादा आया और आमदनी में इजाफा हुआ, फिर बोला ये खर्चा है और इतने का माल हमारे पास से चला गया।
इसी तरह, और सेल की यहाँ एक एंट्री थी, यहाँ रिटर्न की एक एंट्री है, यहाँ सेल की 2 एंट्री थी तो रिटर्न की भी यहाँ पर 2 एंट्री हैं। पहली में कहा कस्टमर ने जब सामान वापस कर दिया तो उसको बोला ओके भाई अब तुम इतने पैसे मत देना, और कहा इतने से आमदनी हो रही है कम, क्योंकि हम तो आमदनी 100 रुपए लिख के बैठ गए थे, और 10 रुपए जब कस्टमर ने माल वापस कर दिया तो अब हमारी आमदनी 100 नहीं 90 रह गई। अच्छा, और दूसरा हम जो कह रहे थे हमारे पास से 80 रुपए मालियत का सामान चला गया, तो 80 का नहीं गया, 8 रुपए का माल वापस आ गया। 8 रुपए इस साल का खर्चा नहीं है, खर्चे को किया कम 8 रुपए से। रिटर्न की एंट्री किसको समझ में नहीं आई जल्दी से बताएं, शाबाश। मुझे पता है आप थोड़े से कंफ्यूज होंगे इसमें, वो आपका कसूर इसलिए नहीं है कि आप अकाउंटिंग तो तवज्जो से पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स भी काश पढ़ लेते। ये वाली बात समझ में नहीं आ रही ना, तो कोई बात नहीं, ये लो इसको मिटा देता हूँ, और मैंने अपने पास से लिखा है, ये कॉस्ट भी गिवन थी और सेलिंग प्राइस भी गिवन थी। अब आसान हो गया, जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में वो आपको सेलिंग प्राइस भी देगा और कॉस्ट प्राइस भी देगा, तो आप उसके हिसाब से एंट्री बनाना, और जब नहीं दी हुई हो तो फिर परसेंटेज देगा, जब परसेंटेज देगा तो मैं दोबारा हेल्प कर दूंगा आपकी, अभी आप आसान तरीके से समझ लो। तो उसने क्वेश्चन में खुद ही बता दिया। किसी को कुछ पूछना है, कोई रिएक्शन? नहीं सर, नहीं सर, सही है। नहीं सर। ओके, नहीं पूछना, चलो। तो अबे यार, एक तो ये सामान बेचने वाले आते रहते हैं। अब एक आखिरी बात सुन लो, मेरे हिसाब से तो तकरीबन सब कुछ ही हो गया। एक आखिरी बात, ये मैंने तुम लोगों से बोला था तुम फॉर्मेट के डेमोस्ट्रेशन से एंट्री पढ़ लेना, तुम लोगों ने पढ़ी थी? यस सर, मैंने पढ़ी थी, आपसे पूछा भी था तो आपने मुझे थोड़ा सा डांट भी दिया था। किस बात पे याद? सर जब हमने बिल्कुल शुरू में पीरियोडिक स्टार्ट किया था तो मैं समझा अकाउंट ये पढ़ेंगे हम एंट्रीज, तो मैंने आपसे वॉइस मैसेज पूछा था ना कैसे होगा, तो आपने कहा जब पढ़ेंगे जब पढ़ा दूंगा। परेशान नहीं, मंसूर उस वक्त की बात नहीं कर रहा, अभी मैंने जब लास्ट क्लास दी थी तो उस दिन मैंने कहा था कि एंट्रीज पढ़ लेना, उस दिन की बात कर रहा हूँ, इनिशियल टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ। आपने वीडियो लेक्चर नहीं देखा? नहीं सर, मैं आज ही फ्री हूँ, अभी फिर चला जाऊंगा शाम में अफ्तार के बाद। तो बेटा मेरा बच्चा, वीडियो लेक्चर तो मोबाइल में देख सकते हो यार। आज देख लूंगा, उसमें आपके चैनल पे ही है? हाँ चैनल पे, वो पब्लिक हुआ है, और आज वाला पब्लिक होगा, ये शायद जो है ये आपको ईमेल आ जाएगी। अच्छा, देख लूंगा। आप जरा देखो, आप किस चीज की एंट्री बना रहा हूँ भाई, मैं सब लोगों से दरखास्त है, जरा देखें स्क्रीन पर, एंडिंग इन्वेंट्री की एंट्री बना रहा हूँ भाई। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले चैंपियन, उन्हें तो याद होगा, एंड पर जो माल बचता है, पीरियोडिक सिस्टम में हमने सामान को खरीदते हुए क्या मान लिया था अपना? तो भैया नाइस मेरे दोस्त, क्या वो सामान इस साल सारा का सारा बिक गया? नहीं, उसमें से कुछ माल एंड पर बच गया। मैं फर्ज करने के लिए कह रहा हूं, अगर हमने 1 लाख का माल खरीदा था तो उसमें से 80,000 का माल बिक गया और 20,000 का बचा हुआ है, तो हमने तो पूरे 1 लाख के माल को क्या कह दिया था नाइश? अपना खर्चा। तो क्या वो 1 लाख खर्चा है इस साल का? अकाउंटिंग का एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल का नाम है मैचिंग प्रिंसिपल। वो कहता है कि भाई जब आप किसी बिजनेस का प्रॉफिट लॉस मालूम कर रहे हो किसी पर्टिकुलर पीरियड पर, तो आप जो जिस साल का एक्सपेंस है उसको उसी साल में रिकॉर्ड करें, जो जिस साल की इनकम है आपको उसको उसी साल में रिकॉर्ड करें। ये अकाउंटिंग का प्रिंसिपल है, ये सर इमरान की मर्जी नहीं है। ये बात समझ लें सबसे पहले, ये बात मैं आपको बता भी चुका हूं जब मैं बेसिक अकाउंटिंग आपको पढ़ा रहा था, तो मैंने कहा था मैचिंग प्रिंसिपल अकाउंटिंग का एक प्रिंसिपल है जो पाबंद करता है अकाउंटेंट्स को दुनिया भर के कि अकाउंटिंग करते हुए, एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग करते हुए, चाहे पैसे गए हों या ना गए हों, खर्चा रिकॉर्ड होगा उसी साल जिस साल से वो बिलोंग करता है।
और अगर पैसे चले गए लेकिन बेनिफिट अभी नहीं मिला, अगले साल मिलेगा, तो खर्चा भी अगले साल रिकॉर्ड होगा। तो जरा अब फाइनली बताओ, समराइज करो इस बात को, आखिरी 2 मिनट रह गए, फिर दोबारा मीटिंग शुरू करते हैं। कि भाई जब हमने इस सिस्टम में पढ़ा तो हमने तो 20,000 पूरे 1 लाख को अपना खर्चा कहा, लेकिन 20,000 का माल तो अभी बिका ही नहीं, वो तो बचा हुआ है। तो अब बताओ उस 20,000 को क्या समझें पहले अपना, उस 20,000 के माल को पहले अपना क्या समझें, ये जवाब दो। सर एसेट। एसेट। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट। सर ये क्या मजाक है? अरे यहाँ खरीदते हुए ही उसे एसेट मानते थे, ये वाला सिस्टम खरीदते हुए एसेट नहीं मानता। खरीदते हुए कह देता है हाय हो गया खर्चा, लेकिन ईयर एंड पर, मंथ एंड पर जब ये दिखता है कि यार 20,000 का माल तो अभी भी बचा हुआ है, ये तो बिका ही नहीं, तो ये कहता है कि भाई अब ये माल मुझे पहुंचाएगा फायदा। कब पहुंचाएगा फायदा नाइश? अगले साल जब साल बिकेगा। तो मतलब ये है हमारा एसेट। और क्योंकि हमने इसे मान लिया था अपना खर्चा, तो खर्चे को हम करते हैं कम, और किस अकाउंट के जरिए? एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी। एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी एक टेम्परेरी अकाउंट है, ठीक है। इसमें हम आमतौर पे फायदा भी रखते हैं और नुकसान भी रखते हैं। हर फायदा नुकसान कौन एंजॉय या बेयर करता है, बोलो? कैपिटल। कैपिटल। हर फायदा नुकसान कौन उठाता है, कौन मजे लेता है, कौन नुकसान बर्दाश्त करता है? मालिक। तो हम एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी में वो जो टेम्परेरी फायदा या नुकसान होता है वो इसमें रखते हैं। तो हमने कहा भाई जिसको हम समझ रहे थे खर्चा, वो इस साल का खर्चा नहीं है, अगले साल का हमें फायदा देगा। यस, तो हमने उसे कहा वो हमारा एसेट है और खर्चे को कर दिया कम। उम्मीद करता हूँ पीरियोडिक में ये एंट्री समझ आ गई। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, अभी आपके फॉर्मेट में ये एंट्रियां बनी हुई हैं, बस अब डेमोस्ट्रेशन कंप्लीट हो रहा है, ये मिनट किसी भी लम्हे खत्म